Could you get the answer of this question? Answer of this question is close to 170 microampere. पहले EMF निकाल लो BLV से, फिर टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो R नेट, इसका जो है, और सॉरी इसका जो है इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। इधर जो दिया है, अगर इसका दिया है, कितना दिया है क्या? हाँ, इसका रेजिस्टेंस जो है 1.7 दिया है, वो पूरा इस तरफ का, इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। देन आई विल बी E बाई R नेट, तो उससे 170 आ जाएगा। ऑलराइट, आया था? क्लियर? Yes. Ohm's law, I is equal to V by R, V की जगह E आ जाएगा, R will be R net। फिर टिस्टन ब्रिज का रेजिस्टेंस निकाल लो, which will be 4 by 5 आएगा। कितना आएगा? हाँ, 4, ऊपर का 4, नीचे 2, नहीं 4 into 2 by 6 है ना, 4 4 by 3 है। उसके साथ ये सीरीज में आ जाएगा 1.7। ऑलराइट, so this you have to do and get the answer. It is not exactly, very close it is coming, not exactly, तो 170 के आसपास आ रहा है। They were done on emotional EMF is BLV और rotational EMF is how much? कल इसके बाद हम लोगों ने rotational EMF किया था, EMF induced in the rod rotating in perpendicular uniform field, that was done। and ये आंसर आगे होंगे इसके डायरेक्ट थे ये सब। हाँ, इसमें मैंने पूछा था एरोप्लेन कौन से कंपोनेंट को कट करेगा। एरोप्लेन वर्टिकल कंपोनेंट को कट करता हो जाएगा, ऐसा वर्टिकल कंपोनेंट है। एरोप्लेन जब फ्लाई करेगा तो इट विल कट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो निकालने पड़ेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है आपको शायद, ओके, क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है ये 5 into 10 to the power minus how much, minus 40 है ना। एंड थीटा दिया हुआ है, थीटा नहीं, डिप दिया है, डिप एंगल डेल इज गिवन 30 डिग्री। तो ये आपका हो गया, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। तो वर्टिकल वाला चाहिए BV, ये BH, ये B वर्टिकल है ना, और ये B इज गिवन। तो साइन डेल इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वर्टिकल कंपोनेंट इज B sin डेल, B is 5 into 10 to the power minus 4, sin 30 will be 1/2, that will be 2.5 into 10 to the power minus 4 टेस्ला। तो इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, BLV, B वर्टिकल कट करेगा, L लेंथ ऑफ द विंग्स इनटू वेलोसिटी। तो वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, लेंथ ऑफ द विंग्स इज हाउ मच, 25। विंग स्पान मींस टोटल लेंथ ऑफ द विंग्स, एक टिप से लेकर दूसरी टिप तक उसका, तो दैट विल कीप कटिंग द वर्टिकल फील्ड लाइंस। तो इसलिए वर्टिकल ये, एंड लेंथ 25, वेलोसिटी 1800 किलोमीटर पर आवर, जेट प्लेन है, सुपरसोनिक है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो एंड पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ठीक है, अभी कर सकते हैं इसको।
तो ट्रेन एंड एरोप्लेन दे कट्स द वर्टिकल कंपोनेंट। ये क्वेश्चन ट्रेन का भी हो सकता है, वो वर्टिकल कंपोनेंट कट करते हुए जाते हैं। यहाँ पे देखो मैंने नोट्स में भी लिखा है। एरोप्लेन एंड ट्रेन विल कट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ट्रेन के लिए भी क्वेश्चन हो सकता है। ट्रेन की विड्थ दे देंगे, दैट विल बी द लेंथ, और स्पीड दे देंगे ट्रेन की। ऑलराइट, एंड उससे पहले जो क्वेश्चन था ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल, अगर अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकली फॉलिंग वायर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट ऐसे वर्टिकली फॉल हो रही, तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट करता हुआ हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विल बी लाइक दिस, नॉर्थ की तरफ। तो उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाज गिवन डायरेक्टली, हमें कैलकुलेट नहीं करना था। देखो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया बी एच, इट इज गिवन। अगर इसको डिप एंगल दे देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड दे देंगे, फिर कॉस 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 डेल से आ जाएगा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ऑलराइट, तो दिस पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर। ये अगर डेल डिप एंगल दिया है तो हमें वर्टिकली फॉलिंग, आई मीन वायर फॉलिंग फ्रॉम द हाइट। एक क्वेश्चन भी आया था समवेयर इट वाज, एक इलेक्ट्रिकल पोल से एक वायर, हॉरिजॉन्टल वायर कट होके ग्राउंड में पहुंचती है 5 मीटर हाइट से। तो उसकी डायरेक्शन ऐसे दी थी, नॉर्थ साउथ ने ईस्ट वेस्ट दी हुई थी 5 मीटर। तो उसमें वेलोसिटी भी निकालनी थी अंडर रूट ऑफ 2gh से। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड आएगी ग्राउंड में जब पहुंचेगी। ठीक है, तो एट दैट मोमेंट इंड्यूस ईएमएफ निकलना था। तो दिस वाज सिमिलर टू दिस क्वेश्चन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट करेगी वो, नॉर्थ साउथ मेरी फील्ड होती है, अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होते हैं। तो उसमें भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना था और वेलोसिटी भी निकालनी थी। इसमें डायरेक्ट वेलोसिटी दी हुई है, बट उसमें कैलकुलेट भी करनी थी अंडर रूट ऑफ 2gh से, काइनेमेटिक इक्वेशन से। दैट क्वेश्चन इज देयर इन सम पेपर्स। ठीक है, तो इन दैट केस horizontal component of Earth's magnetic field will be cut. In case of aeroplane and train, they cut the vertical component of Earth's magnetic field. Both can be found out if dip angle is given and total field is given. आ रहा समझ में? These questions both are important और very important, you can say 10th question भी और 7th को थोड़ा चेंज करके पूछ सकते हैं, बोर्ड में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। All right, what about this question? How much is the answer coming? करंट कितना होगा? नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो नेट ईएमएफ कितना, नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? नेट ईएमएफ तो बीएलवी हो जाएगा। ओके, आर नेट निकाल लो, बोलो आर नेट निकालना ही मेन काम है यहाँ पर। इंड्यूस ईएमएफ बीएलवी लेंगे, आर नेट कितना होगा बोलो जल्दी, फटाफट आंसर देते जाओ। देखो ये वाला, ये दोनों पैरेलल में है तो R/2 हो जाएंगे। हाँ, और ये वाला जो ये बैटरी का काम करेगी, ये इंड्यूस ईएमएफ इस कंडक्टर में इट विल बी इक्विवेलेंट टू बैटरी, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा, नेगेटिव इधर होगा। तो ये बैटरी और ये रेजिस्टेंस उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा, बिकॉज यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ हो रहा बीएलवी। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये वाला उसके साथ सीरीज में आ जाएगा, ये दोनों मिलकर सिंगल रेजिस्टेंस बन गए इधर आके, ऐसा हो जाएगा। देखो ये जो है बीच वाला जो वायर है उसका आर, और ये दोनों पैरेलल में आ गए R/2, है ना। ये आर है और ये बैटरी है बीएलवी की। अभी सिंपल सर्किट हो गया कि नहीं? ये दोनों हम लोगों ने पैरेलल में दिख रहे हैं हमें क्लियरली, उनका R/2 हो जाएगा पैरेलल में। नाउ सिंगल लूप में सारे रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं, तो आर नेट विल बी नाउ आर प्लस R/2, दैट इज 3R/2। ठीक है, और ईएमएफ कितना है? बीएलवी।
I will be BLV EMF upon net resistance. तो BLV upon 3R/2, 3R नीचे 2 ऊपर आ जाएगा. That's the answer. Easy. Yes, sir. डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे रहेगी? I प्लस है, तो इसमें तो इधर आ जाएगा I/2 और इसमें I/2 इधर आ जाएगा. अगर हमने ऐसे अज्यूम किया तो बस फिर तो प्रॉब्लम नहीं, बट प्रैक्टिकली ऐसे जगह I करंट आ रहा है, इधर भी इसका आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा. इक्वली डिवाइड होगा बिकॉज बोथ साइड के रेजिस्टेंस आर इक्वल. गेटिंग और नॉट? So this can be good question. No doubt. Only No, sir. anything anybody want to clarify here? Just push लो, किसी को कुछ पॉइंट मिस हुआ है अभी तक till now due to connectivity and all. कभी कभी साउंड ऑडियो में प्रॉब्लम आ जाती है किसी के. बोलो. ऑलराइट, चलो फिर आगे बढ़ते हैं. ये समझ में आ गया था डेरिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. रोटेशनल ईएमएफ हम इसको बोल सकते हैं शॉर्ट में, which is half B omega L square. L is the length, and in case of disc or spoked wheel, if they are rotating about central axis, then L will be replaced by the R, radius of the wheel. तो both are same. तो यहाँ पे जो मैंने हिंट भी दी थी आपको, ये तो आ गया था क्वेश्चन. ये रॉड, ओके, रॉड मिड पॉइंट से रोटेट हो रही है ना ऐसा, और फील्ड लाइंस भी ऐसे वर्टिकल अप या डाउन है. तो से मिड पॉइंट से सेंटर तक, एंड तक का पोटेंशियल डिफरेंस V will be this, और end to end will be 0 if you connect the voltmeter, because ends will be at same potential. दोनों आइदर प्लस पर होंगे, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, दोनों आइदर माइनस पे होंगे डिपेंडिंग अपॉन द लेंज लॉ. इसमें भी इफ यू कनेक्ट द वोल्टमीटर हियर, तो इट विल बी दिस मच, और ऐसे कनेक्ट कर दो तो 0, because circumference again will be at same potential throughout, either positive or negative and up, है ना. तो इसलिए circumference पे अगर वोल्टमीटर लगाया किसी भी पॉइंट पर तो 0 दिखाएगा वो. ठीक है. और ये स्पोक व्हील में नंबर ऑफ रॉड से नंबर ऑफ स्पोक से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये तुमने कैलकुलेट करके देख लिया होगा. दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिखो और सॉल्व करो बिना देख के सॉल्यूशन. डोंट सी द सॉल्यूशन, डू इट योर ओन. मैंने हिंट दे दी, कल फ्रीक्वेंसी दी है वो भी आरपीएम में, तो 60 से डिवाइड करके हर्ट्ज में आ जाएगी. फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू रहेगा बुक में, बट वी आर यूजिंग एफ बिकॉज दैट कंफ्यूजन होता है उसमें. न्यू एंड वी बोथ लुक्स अलाइक, इसलिए सिंबल फ्रीक्वेंसी का एफ आई एम टेकिंग. ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर स्पीड इज 2 पाई एफ, तो उससे ओमेगा मिल जाएगा. फिर यही फार्मूला लग जाएगा ऊपर वाला, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर. डोंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ द स्पोक्स. कितने दिए इसमें, 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना है. 10 दिए या 100 दिए कोई फर्क नहीं पड़ता. EMF between the center of the wheel and circumference of the wheel, यहाँ पर हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर. ठीक है, ये फार्मूला. एक्सेल क्या होता है? एक्सेल का मतलब सेंटर होता है ना, रिम मतलब सर्कमफ्रेंस, इसको एक्सेल बोलते हैं. ये वाले पॉइंट को इसके अबाउट रोटेट करती, रिम मीन सर्कमफ्रेंस. साइकिल का व्हील जिस एक्सिस से रोटेट करता है दैट इज कॉल्ड एक्सेल. और जो टायर जहां लगा होता है दैट इज रिम, रिम ऑफ द व्हील है ना. मेटल का रहता है वो. when you are driving it, तो
उसमें भी इंड्यूस ईएमएफ हो सकता है, इवन साइकिल में भी इंड्यूस ईएमएफ होता है। इफ यू आर ड्राइविंग इन सर्टेन डायरेक्शन, एरोप्लेन जैसे ही हो गया सिचुएशन, हैंडल्स के दोनों हैंडल्स के बीच में इंड्यूस ईएमएफ हो सकता है। हैंडल्स की जो टिप है ना, वहां पर उसको एल लेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट कट करते हो जाएंगे, बट डायरेक्शन शुड बी प्रॉपर। व्हाइल यू आर ड्राइविंग द साइकिल, उनका मेटल के हैंडल के दोनों टिप के बीच में इंड्यूस ईएमएफ कौन से कंपोनेंट कट करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट कट करते हो जाएगा वो, जैसे एरोप्लेन एंड ट्रेन है ना। तो वर्टिकल बी वी, वहां पे बी वी लेना है, सेम फार्मूला जो एरोप्लेन का था, है ना। ये सेम क्वेश्चन कैन बी कन्वर्टेड इनटू, you are riding a cycle, bicycle, and how much induced EMF will be there. Only thing, this should be changed. जो हैंडल की लेंथ होगी हार्डली 1 मीटर, लेस देन दैट 1 मीटर ले लो, थोड़ी वाइड ले लो, बस यहाँ पे 1 कर देना। बाकी स्पीड भी रिड्यूस करनी पड़ेगी, यू कांट फास्ट राइड सो फास्ट, ये भी कम रिड्यूस करनी पड़ेगी, 18 करनी पड़ेगी ना। 18 से राइड कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, बट 18 इज हाउ मच। हाँ ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। गॉट इट? So like these questions can be created and given to you, and you have to solve according to the given situation. All right, no problem so far. Are you there? Yes, sir. Now एनर्जी का ये नेक्स्ट टॉपिक में, जैसे हमने ये स्लाइडिंग वायर, अभी जो हमने मोशनल ईएमएफ का डेरिवेशन किया, तो somebody has to apply the force here, this side or this side, फोर्स लगाना पड़ेगा, because there will be a position. अगर आप इधर स्लाइड कर रहे हैं तो इधर फोर्स लगाना पड़ेगा, बिकॉज लेंज लॉ से अपोजिशन विल कम सेम अमाउंट, है ना। तो हाउ मच फोर्स यू नीड टू स्लाइड द कंडक्टर, एंड फोर्स कैन बी फाउंड आउट विद द लेंज लॉ। इंड्यूस करंट हो रहा है तो लेंज लॉ से फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड द कंडक्टर, तो फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द कंडक्टर कितना होगा, बोलो फॉर्मूला बताओ। लेंज लॉ में क्या बोलते हैं, ILB, याद है, फोर्थ चैप्टर लेंज लॉ, ILB, ठीक है। और साइन थीटा इज 1, 90 डिग्री है फील्ड, यहाँ पे देखो क्रॉस लिखा है, फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू द वेलोसिटी। तो ILB, I कितना लिखेंगे, इंड्यूस करंट है ये, विच विल बी इंड्यूस करंट, यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर इधर आएगा, फिर फोर्स तो हमें इसमें स्लाइडिंग कंडक्टर में ही चाहिए, तो I इंड्यूस हो गया, उसमें कितना होगा, अरे यार E by R, E by R, मतलब BLV by R. हाँ। तो बस E की वैल्यू पुट कर दी हमने, BLV, और LV एक पहले से ही है, तो B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ द क्लोज लूप, इसका रेजिस्टेंस जितना क्लोज लूप बने जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसका रेजिस्टेंस। सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हो, केवल इसका रेजिस्टेंस दे देंगे और ये इसका बोलेंगे नेगलेक्ट कर दो, क्योंकि वो स्लाइड कर रही है, फिर गैप बढ़ता जाएगा, तो इसका नहीं, तो फिर ऐड करना पड़ेगा एट एवरी मोमेंट, या फिर उस मोमेंट पे दे देंगे क्लोज लूप का रेजिस्टेंस R ले लो, R is the resistance of closed loop। यहाँ से देखो एक पॉइंट, B is F is directly proportional to velocity, more velocity more force you need, because more opposing force will come, that much more force you need to slide। So this point is useful in electromagnetic braking, जब ब्रेक लगाते ट्रेन वगैरह में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग होती है, इस लेंज लॉ से डिस्क रोटेट करती है, 2 मैग्नेट की भी एक्सिल जो होती है ना, एक्सिल में वहां पे डिस्क रहती है और दोनों तरफ मैग्नेट रहता है, तो जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तो वहां मैग्नेट में करंट आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स रहेंगे, तो डिस्क में इंड्यूस ईएमएफ होगा, इंड्यूस करंट होगा, तो बैकवर्ड फोर्स लगता है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। फास्टर द ट्रेन, मोर इज द फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग इज वेरी स्मूथ। स्लो चल रही है तो कम फोर्स लगेगा, है ना, जितना रिक्वायरमेंट है उतना लगेगा। फास्टर इट इज, मोर फोर्स। तो स्मूथ ब्रेकिंग इन द ट्रेन which uses the electromagnetic braking, one of the application of induced current। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये एंगल कितना होगा? ये बाकी टर्म स्लोप बन जाएंगे, ये वाले टर्म स्लोप बन जाएंगे। tan थीटा विल बी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर। तो एंगल आ जाएगा यहाँ से, बिकॉज एफ और वी, एफ इज ऑन वाई एक्सिस, वी इज ऑन एक्स एक्सिस, दिस विल बी एम। गॉट इट? तो ये शॉर्ट डेरिवेशन आ सकता है या फिर इसके कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। ग्राफ तुमने बनाई दिए। ऑलराइट, बोलिए। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यू नो। ये सब तुम्हें पूछे जाएंगे कुछ न कुछ, नोट कर लो। इवन स्पीडोमीटर होता है, उसमें भी ये अपना गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है, इसमें भी दिस इंड्यूस करंट से वर्क करता है। वो अपोजिट डायरेक्शन में टर्न होता है नीडल। सो मेनी यूजेस आर देयर। इंड्यूस करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के डे टू डे लाइफ में। ऑलराइट, चलो आगे देखें। फोर्स है तो पावर भी आएगा। Yes, sir. फोर्स को हम अगर हम वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमें? पावर के फार्मूले याद है? रेट ऑफ वर्क डन विच इज इक्वल टू एफ इंटू वी आल्सो। वर्क डन में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। दूसरा फार्मूला एफ इंटू वी बन जाता है, ठीक है, पावर का। तो पावर रिक्वायर्ड टू पुल द स्लाइडिंग कंडक्टर एंड दैट पावर विल बी डिसिपेटेड। जो पावर हम प्रोवाइड करेंगे उसको, वो हीट में डिसिपेट हो जाती है। तो it can be both way, power required to pull or power dissipated, both are same, which will be F into V। F अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, ये V से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी V, यहाँ पे ऊपर वाले टर्म सभी स्क्वायर हो जाएंगे। फिर V था, now it becomes V square। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V square। अगर वेलोसिटी डबल कर दी तो पावर 4 टाइम्स हो जाएगी, है ना। तो पैराबोलिक है ये ऐसे आएगा। सिंगल जो पावर का फंक्शन होता है उस तरफ बेंडिंग होती, इधर भी अपोजिट डायरेक्शन में भी ले जाओ तभी भी पावर विल बी पॉजिटिव। पावर इन बोथ केसेस, इफ यू पुल आउटवर्ड और पुश इनवर्ड, पावर विल बी पॉजिटिव बिकॉज स्केलर क्वांटिटी है ये। हीट विल बी प्रोड्यूस इन बोथ द केसेस, पावर विल बी प्रोड्यूस इन बोथ द केसेस। पावर डिसिपेट होगी, डायरेक्शन तो है नहीं उसमें, ठीक है। एनीथिंग यू वांट टू क्लेरिफाई है? यूनिट क्या, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ पावर? क्या लिखूं यूनिट, बोलो। What? वॉट और जूल्स पर सेकेंड। ठीक है, तो now let's see now next one। this is again very important short topic। ये बहुत important है, इस पे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ज्यादा दिखते हैं। लेट्स सी व्हाट इज दिस। देखो क्वेश्चन ये है, just let me hide। चार्ज क्रॉसिंग एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स। चेंज ऑफ फ्लक्स से करंट इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस हो रहा है तो चार्ज फ्लो हो रहा होगा कुछ ना कुछ, है ना। तो हाउ मच चार्ज क्रॉसेस एनी पार्ट ऑफ द एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो चार्ज के निकालने के लिए आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, है ना। तो डी क्यू निकालना है आई डी टी, ठीक है। तो आई की वैल्यू पुट कर दो, जैसे अभी हमने ऊपर वाले फॉर्मूले पुट की। आई क्या होगा? ई बाई आर,
E by R. dt। और E को क्या पुट कर सकते हैं इंड्यूस ईएमएफ को? BLV. मे बी BLV और अदर सोर्सेस कैन बी देयर। मोशनल ईएमएफ भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो फैराडे सेकंड लॉ से पुट करेंगे, E विल बी माइनस d∅dt। तो dt dt कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी, I इज इक्वल टू dq/dt और I dt और I की वैल्यू E by R। नाउ E विल बी माइनस d∅dt, तो dt dt कैंसिल हो जाएगा। लेट्स सी फर्दर। दिस इज द रिलेशन कमिंग है ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चार्ज क्रॉसिंग इज डिपेंडिंग अपॉन चेंज ऑफ फ्लक्स, d∅ मतलब चेंज ऑफ फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो independent of time, whether you do it fast, move the conductor fast, or change the flux fast or slow, doesn't matter. It is final flux minus initial flux divided by resistance. So charge crossing any cross section is independent of the time. You take half an hour or 1 hour or half second, charge crossing is going to remain same for that process. ठीक है। Next question is very important. Let's see how to do this. देखो ये होमवर्क में दे सकता हूँ क्या आपको? क्वेश्चन नोट कर लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोथ। Induced current and time graph is shown for any loop of resistance 10 ohm. Find change of flux from the time 0 to 10 सेकेंड, यहां से लेकर यहां तक टाइम इंटरवल। चेंज ऑफ फ्लक्स की जब बात करेंगे तो माइनस हटा देते, फिर मैग्नीट्यूड ले लेते। माइनस साइन मीन्स it is opposing what is called cause of its production, Lenz law, ठीक है। माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कर लेना अगर माइनस आता है, बट माइनस शुड बी रिटेन राइट फ्रॉम बिगनिंग। शुरू से नहीं हटा सकते उसको, बिगनिंग से नहीं हटाना है, बाद में देख लेना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो डू योरसेल्फ, नो हिंट विल बी गिवन इन दिस, ठीक है। यहाँ तक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गोइंग ऑन, you can clarify your doubts anywhere if it comes. इसके और क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, देखो जैसे लेट मी सी, डिड आई गिव यू फर्दर क्वेश्चन? ये हो गया। ओके, ठीक है। उसकी क्वेश्चन ऐसे देखो, एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि एक लूप है और मैग्नेटिक फील्ड बी, एरिया इसका नंबर ऑफ टर्न्स एन है, ठीक है। तो ये लूप है, ये पूरा अपने इस एक्सिस से 180 डिग्री टर्न हो गया। तो फाइंड आउट द, ओके पहले ये, hold on, just let me give you one more situation. देखो and this is the conducting disk है, ये conducting disk है ये, ठीक है। having n number of turns and area is A, magnetic field is B, vertically upward, number of turns n, area A, एरिया भी पाई आर स्क्वायर होगा, रेडियस दे देंगे तो पाई एन बी। फ्लक्स में क्या फार्मूला आता है फ्लक्स का बताइए? φ1 इज एन बी ए साइन 91, यहाँ पे आई मीन साइन 90 नहीं आएगा, कॉस आएगा। एरिया वेक्टर भी तो ऊपर ही होगा,
तो 5 अगर ये ऐसे रोटेट कर गई 180 डिग्री, इसका इसका रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। तो अगर वो अपने ओन एक्सिस पे 180 डिग्री टर्न हो गई तो चार्ज क्रॉसिंग यानी क्रॉस, अच्छा क्रॉस सेक्शन मतलब ये वायर है, लूप नहीं है, आई मीन डिस्क नहीं है, जस्ट लेट मी रिमूव, ये डिस्क नहीं है, दिस इज वायर, कंडक्टिंग सर्कुलर वायर, ठीक है। तो अपनी ओन एक्सिस पे टर्न हो गई बाय 180 डिग्री, अपने नेचुरल एक्सिस पे, सेंट्रल एक्सिस विच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर एंड परपेंडिकुलर, तब चेंज है फाई टू कितना होगा बोलो? नो चेंज अगेन एनबीए, अपने अपने सेंट्रल एक्सिस से टर्न हो रही है, फ्लक्स जितना पहले था उतना, तो किसी क्रॉस सेक्शन में चार्ज क्रॉसिंग विल बी जीरो, गेटिंग और नॉट? तो दिस क्वेश्चन वाज देयर इन जेई एडवांस पेपर, ठीक है, but you have to understand the situation. Now if it is turning about the diameter से टर्न हो रही है, गेटिंग और नॉट? डायमीटर से टर्न हो रही है 180 डिग्री, तो ये एरिया वेक्टर नीचे आ जाएगा उसका, यहां से देखो अपने डायमीटर से टर्न हो रही है, तो phi 1 will be NBA and phi 2 will be NBA cos 180, why? Because अगर हमने एरिया वेक्टर अभी इधर लिया था, टर्न होने के बाद एरिया वेक्टर नीचे आ जाएगा, पहले हमने एरिया वेक्टर अपवर्ड लिया 180 या डायमीटर से टर्न हो गई, ये ऊपर वाली जो फेस है ये नीचे की तरफ आ जाएगी अभी, तो एरिया वेक्टर घूम जाएगा पूरा, ये ऐसे इधर आ जाएगा, इन दैट केस ये माइनस हो जाएगा, माइनस एनबीए, तो चेंज ऑफ फ्लक्स विल बी एडेड अप नाउ, तो अभी चार्ज क्रॉसिंग विल बी माइनस एनबीए, माइनस यहाँ भी एक बार माइनस आएगा, 5 2 - 5 1, ठीक है, माइनस 5 2 - 5 1 अपॉन आर, कितना हो जाएगा? ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 एनबीए बाय आर, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन वाज आल्सो देयर इन जेई मेंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि कैसे रोटेट हो रहा है वो रिंग, रिंग या डिस्क या जो भी है सरफेस, ओन एक्सिस से रोटेट होगा तो चेंज ऑफ फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा, बिकॉज पहले भी वही एरिया वेक्टर ऊपर था और फुल एरिया वाज देयर इन एक्शन, और 180 टर्न होने के बाद भी एरिया वेक्टर ऊपर, बट डायमीटर से टर्न किया, ये अब ऊपर वाला फेस नीचे की तरफ आ जाएगा, तो एरिया वेक्टर अपना, एरिया वेक्टर पूरा रोटेट हो जाएगा नीचे की तरफ, तब फ्लक्स विल बी, चेंज ऑफ फ्लक्स विल बी एडेड अप इन दैट केस, है ना, माइनस माइनस, देखो यहाँ भी दोनों माइनस होगा, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दिस इज गुड क्वेश्चन, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट द सिचुएशंस गिवन, रीड करके तुम्हें समझ में आना चाहिए व्हाट दे वांटेड टू गिव। बोलो, इसमें किसी को डाउट है? ये क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा नहीं, डू यू वांट टू राइट? ऐसा लिखते हैं उसको, चलो क्वेश्चन है कैसे बनेगा, बताओ क्या लिखना चाहिए, कैन यू फ्रेम योर क्वेश्चन? सर्कुलर लूप of area A having turn plus n is kept perpendicular to uniform field B if it rotates about its diameter by 180 degree, find charge crossing any cross section, charge crossing
find charge crossing any cross section of wire है ना. क्रॉस सेक्शन ऑफ लूप कर लो. क्रॉस सेक्शन ऑफ लूप. Got it? Are you there? Yes, So sir. formula Yes. 5. Okay, good. 5(1) is इनिशियली एरिया वेक्टर हम ले रहे हैं ऊपर की तरफ, फील्ड की तरफ, बाद में वो नीचे आ जाएगा. 5(1) is NBA cos 0. Cos 0 is 1. पहले अपवर्ड है, बाद में सेकंड केस में नीचे आ जाएगा एरिया वेक्टर जब टर्न करेंगे. बी रिमेनिंग इन वन डायरेक्शन. बी को चेंज नहीं करना फील्ड को. तो दिस इज द आंसर. क्लियर? रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज आर. आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप. यहाँ पे लिख देता हूँ. All right, shall we move further? Okay, so this topic being very important, you have to remember this formula always. All right, that's what we do in generator, you know. Generator में क्या करते हैं ऐसे, उसके एक्सिस देखो, एक्सिस यहाँ पे ध्यान से देखो, फील्ड इज अपवर्ड, एक्सिस इज परपेंडिकुलर, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड. तो जनरेटर में ऐसे लूप घूमता रहता है, उसका एक्सिस परपेंडिकुलर टू फील्ड रहता है, and there is continuous induced EMF. That's what is used in the supply. चाहे वो कॉमर्शियल हो, चाहे वो पावर स्टेशन में जनरेटर हो, चाहे अपार्टमेंट ये लोकल जनरेटर हो, मीन्स फॉर द buildings and malls and houses. So that's what is happening continuously. Diameter axis of rotation is always perpendicular to the magnetic field. So in that case, there will be charge flowing and there will be current always. There will be always current. है ना? तो this will be last में पढ़ेंगे हम लोग, उसमें भी ये सिचुएशन होगी. ठीक है? तो ठीक है, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है? एनीवे चलो 2 क्वेश्चन हो गए इसके. नाउ दिस इज 6.8 क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. इसमें देखो ये इमोशनल ईएमएफ की सिचुएशन है. ये ऑलरेडी 2-3 टाइम्स वी हैव डन इट. इसमें अभी हमने पावर निकाला था, इंड्यूस ईएमएफ पहले निकाला था, तो सबके ग्राफ उन्होंने पूछे हैं इसमें, और ये बोला है कि यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, इट गोज अप टू हियर, फील्ड यहाँ तक ये बस इतना गैप हो जाएगा. ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन नो इंड्यूस ईएमएफ, नो करंट, नो पावर, बट वापस फिर इंटर करेगा तो डायरेक्शन विल चेंज. इंड्यूस ईएमएफ विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इट विल बी नेगेटिव. मतलब पहले अगर पॉजिटिव दिखा है तो बाद में नेगेटिव दिखाना पड़ेगा. एंड फ्लक्स आल्सो, बट पावर विल नॉट बी चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. पावर स्केलर क्वांटिटी होती है, उसका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा. बाकी ग्राफ जो है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में डायरेक्शन चेंज होने से. दिस स्लाइडर वायर गोज दिस साइड देन कम्स बैक वापस यहाँ से यहाँ, तो बीच में तो गैप रहेगा, बट टिल इट कम्स आउट एंड देन goes in. Induced EMF will be reversed, current will be reversed, flux will be reversed, power will not be. ग्राफ है क्या अपने पास? नहीं. तो ये कंप्लीट कर सकते हैं क्या ग्राफ? जस्ट कैन यू डू इट? ठीक, उसमें सॉल्यूशन दिया है पूरा. आई हैव गिवन यू द हिंट, तो जस्ट डू इट योरसेल्फ. one part can be asked or 2 parts can be asked. All the parts you should know. देखो ऐसा इंड्यूस ईएमएफ का निकालना है. इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है? BLV. तो डिस्टेंस के साथ ऐसे कांस्टेंट है ये, जब तक वो स्लाइडिंग वायर बाहर नहीं निकल आती ऐसे रहेगा. फिर ये दिस ड्यूरेशन एंड कमिंग बैक ड्यूरेशन, ये गैप रहेगा. फिर इधर जब इंटर होगी वापस आएगी तब इंड्यूस ईएमएफ पहले अगर ऐसे था, बाद में ऐसे करंट फ्लो होगा अपोजिट डायरेक्शन में. इट मींस इंड्यूस ईएमएफ इज अपोजिट नाउ.
पहले इंक्रीजिंग फ्लक्स की वजह से इंड्यूस ईएमएफ हो रहा था, रिवर्स जब वापस आएगा तो डिक्रीजिंग फ्लक्स से इंड्यूस ईएमएफ होगा, बट कांस्टेंट है, बीएलवी कांस्टेंट इंड्यूस फ्लक्स में, फ्लक्स इंक्रीज होंगे लीनियरली, अभी इतना एरिया है, फिर और बढ़ेगा, फिर वापसी में कम होगा, तो फ्लक्स का ग्राफ लीनियरली इंक्रीजिंग ऐसे जा सकता है। तो सी दैट ऑल, पहले इक्वेशन देख लो, फिर फिर आइडिया लगाओ ग्राफ कैसा होना चाहिए, देन यू सी द सॉल्यूशन। तो 6.8 इज important question, you cannot escape, you cannot just miss it. Even if induced EMF is the scalar quantity, but फिर भी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना फ्लक्स कम होने से या बढ़ने से, तो इसलिए ग्राफ फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फ्लक्स का भी यही है, एक केस में फ्लक्स इंक्रीज है डिक्रीज है, उसमें देखना पड़ेगा, नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो गो थ्रू दिस क्वेश्चन एंड सम मोर क्वेश्चंस आई वांट टू गिव यू। एक मिनट देखते, ये एक और क्वेश्चन यू कैन ट्राई एंड वी कैन डिस्कस इट लेटर, नॉट नाउ। दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चन, मोशनल ईएमएफ का ये, इसमें भी क्या नंबर है, 14th है ना, ये स्लाइडिंग वायर है, इधर जा रहा है ना, और इधर से इंड्यूस ईएमएफ होगा इसमें। देखो ये यहाँ से क्लोज सर्किट बन रहा है, जब हम ये की ऑन कर देंगे तो गैल्वेनोमीटर विल इंडिकेट द डिफ्लेक्शन इफ यू स्लाइड दिस साइड। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे डाउनवर्ड है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है थ्रू आउट दिस स्पेस, तो थ्रू आउट द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट वर्टिकली यूनिफॉर्म फील्ड डाउनवर्ड। तो यू हैव टू फाइंड आउट वेरियस पॉइंट्स, बीएलवी पोलैरिटी भी प्रेडिक्ट करनी है, वी क्रॉस बी से, वी इधर है बी नीचे, तो वी क्रॉस बी थंब किधर आएगा, पी की तरफ आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल विल बी पी, लाइक दिस है ना। तो गिव द पोलैरिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, तो बीएलवी हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ विल बी बीएलवी। ठीक है, तो मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन है, डू ऑल द पॉइंट्स, ट्राई टू डू ऑल द पॉइंट्स। फोर्स अभी हमने किया था, फोर्स का फार्मूला क्या था, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी था अपॉन आर। ऑलराइट, दिस यू कैन ट्राई। क्वेश्चन नंबर 14, all the values are given here, field length and resistance. Question number 14 of exercise chapter number 6। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन, ये इसी के पार्ट है, these are its various parts है ना। तो जितना भी हमने पूरा पढ़ा ना, उसके सब ये चेक पॉइंट समझ लो, whatever we have done, पावर एंड ऑल, ठीक है, वो सब इसमें पूछे गए। ओके, नाउ एडी करंट, एडी मीन्स सर्कुलर विंड्स और सर्कुलर वाटर फ्लोइंग में जब वो ऐसे सर्कल्स बन जा, सर्कुलर सर्कल्स बनते हैं, उसको एडी बोलते हैं ना, वर्लपूल। तो एडी करंट इज नथिंग बट ए सर्कुलर इंड्यूस करंट। अभी सर्कुलर इंड्यूस करंट किस में हो सकता है, सर्कुलर इंड्यूस के लिए, ओके लेट मी आस्क, सपोज ये मेटल प्लेट है, ये मेटल प्लेट है, ठीक है, कोई मेटल प्लेट ले लो आप ऐसा, और उसमें चेंज ऑफ फ्लक्स है ना, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाओ, चेंज ऑफ फ्लक्स होगा उसका, तो करंट कैसा इंड्यूस होगा इसमें, ऐसा इस तरह से, जो उसके शेप पे डिपेंड करेंगे कि अपने
अपना खुद का पाथ डिसाइड करेंगे। तो आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द प्लेट इट विल बी सर्कुलर इंड्यूस करंट। अगर बल्क मेटल, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वायर था, कंडक्टिंग वायर था, तो वायर में तो जैसा उसका वायर है उसमें करंट फ्लो होगा, जो भी शेप का वायर लूप है ना, उसमें वायर के अंदर है। बट इफ यू टेक द बल्क मेटल, है ना, तो there will be circular induced current according to the Lenge's law. Direction will be anti-clockwise or clockwise depending upon flux increasing or decreasing. जैसे ये आपने मैग्नेट लिया, इसके अंदर आपने ऐसे पेंडुलम जैसी डिस्क हैंग की और रोटेट की, ऐसे इधर से अंदर आ रही फिर बाहर जा रही, तो there will be circular induced current in the bulk metal plate. तो ये देखो इसका इंट्रोडक्शन, whirling, swirling eddies in water, नहीं ये तो जस्ट कट एंड पेस्ट है, इसको थोड़ा हटा दो। वाटर में एडीज फॉर्म होती है, तो दिस इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय physicist Foucault and these currents are called eddy current। या इसके नाम से भी है Foucault current और eddy current। कैसे लिखेंगे इसको? What should be the definition? Circular induced current, एक मिनट, इन बल्क मेटल, और मेटल प्लेट कर सकते हैं, इन मेटल प्लेट्स, कंडक्टिंग प्लेट्स, और बल्क मेटल, बल्क कंडक्टर्स, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ दिस करंट are given by Lenge's law, is given by ठीक है, बाकी सब वही रहेगा। इंड्यूस करंट है, फैराडेज लॉ, why it is produced, Faraday's law of Faraday's first and second law, direction is by Lenz law, they are due to change of flux only। यहाँ पे लिख दो, इसको नीचे कर देते हैं, why they are due to change of flux, है due to change of flux according to Lenz's law and direction according Faraday's law, direction according to Lenz's law। बाकी सब चीजें पिछली लिखनी है, ओनली थिंग यहाँ पे बल्क मेटल और मेटल प्लेट। तो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, बोर्ड एग्जामिनेशन में just 2 marks। Write the eddy current and how it is, what are the 2 applications and how it is reduced। कहीं पर हमें reduce करना है, somewhere we are required to reduce because it produces the heat, lot of heat produces। ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, दोनों में क्या होता है, कोर आयरन की होती है और चेंज ऑफ फ्लक्स होते रहते हैं उसमें बार बार, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, घट रही। ट्रांसफार्मर में तो एसी लगा रहता है, एसी के लिए रहता है ट्रांसफार्मर, एसी में करंट बार बार चेंज होता है और फ्लक्स भी चेंज होता है, तो ट्रांसफार्मर कोर में एडी करंट डेवलप होती है एंड दैट प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ हीट। तो वो हीट को कम करना है तो एडी, उसको लैमिनेटेड कोर यूज करते हैं। इट इज रिड्यूस्ड बाय लैमिनेटेड कोर इन ट्रांसफार्मर एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी व्हाट इज कॉल्ड लैमिनेटेड कोर होती है, लैमिनेटेड कोर होगी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो सो दैट लेस हीट इज प्रोड्यूस, तो उसमें क्या करते हैं, उसका मेटल पीसेस भी बीच बीच में, ये उसकी जैसे जैसे ये कोर है ना, तो बीच में इंसुलेटर डाल देते हैं, यहाँ पर इंसुलेटिंग मटेरियल रहता है, सॉलिड कोर नहीं रहती है, देयर विल बी मेटल पीसेस, फिर उसके ऊपर इंसुलेशन, फिर मेटल पीसेस, तो लैमिनेटेड कोर। तो एडी करंट की डेफिनेशन हो गई,
और how it is reduced by laminated core, है ना. And what are the two applications? डायग्राम ऐसा बना सकते हैं, और डायग्राम अगर ऐसा नहीं बनाना है तो ऐसा बना लो. ये मेटल पीस ले लो एक, और यहाँ पे फील्ड दिखा दो, और ये जब मेटल पीस बाहर आएगा, मेटल प्लेट, और या अंदर आएगा, तो है ना, इतना, एक मिनट, इतना दिखा दो. चलो ऐसे एक मेटल पीस दिखा दो, मेटल प्लेट. ठीक है, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, इसको इनवर्ड या आउटवर्ड मूव करा दो. ठीक है, तो इनवर्ड होगा तो फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो फील्ड बाहर आएगी, एंटी क्लॉकवाइज आएगी. ठीक है, सर्कुलर रिंग्स एंटी क्लॉकवाइज आएंगे. आर यू एबल टू सी इट? सर्कुलर करंट कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज, फील्ड आउटवर्ड आनी चाहिए. ऐसे इतना दिखा सकते हैं ऐसे. और यू ड्रॉ दिस डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, कितने मार्क्स का है. 2 मार्क्स का है तो डायरेक्ट डायग्राम मिस छोड़ सकते हैं. तो डेफिनेशन, हाउ इट इज रिड्यूस्ड बाय लैमिनेटेड कोर, एंड 2 एप्लीकेशन देखो कौन से देख सकते हैं. एक तो मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन द ट्रेन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग. उसमें एडी करंट मैंने बताया ना, डिस्क सर्कुलर डिस्क रोटेट होती है एक्सेल में 2 मैग्नेट के बीच में, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. फास्ट चल रही है तो ज्यादा फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्मूथ ब्रेकिंग होती है. तो मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन द ट्रेन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, उसमें एडी करंट मेटल इसलिए लेते हैं क्योंकि एक तो फील्ड स्ट्रांग होनी चाहिए, वहां पर कोर सेंसिटिविटी मोर होनी चाहिए. दूसरी, डैम्पिंग भी हो जाती है उसमें ऑटोमेटिकली, कि भाई अपोजिशन है, लेंस जुड़ा लगा हुआ है, तो पॉइंटर जो है वो ऑसिलेट नहीं करता है व्हाइल रीचिंग टू द मैक्सिमम पोजीशन. पॉइंटर ऑसिलेट नहीं करता, डैम्पिंग होती रहती है उसमें. जैसे ही पॉइंटर पीक, पॉइंटर पहुंच गया हाईएस्ट डिफ्लेक्शन पर, तो ऑसिलेशन नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं एडी करंट जनरेट अपोजिट द मोशन एंड ब्रिंग द कॉइल टू रेस्ट क्विकली. इसको क्या बोला जाता है? डेड बीट. सम बुक्स राइट डेड बीट गैल्वेनोमीटर. उसकी बीटिंग डेड हो जाती है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर. दे एक्ट एज ए डेड, प्रोड्यूसिंग डेड बीट गैल्वेनोमीटर. ठीक है, तो ये 2 एप्लीकेशन लिख सकते हैं. इंडक्शन फर्नेस में लिख सकते हैं, बिकॉज इंडक्शन फर्नेस क्या, मेटल को हीट करने में या मेटल को मेल्ट करने में यूज होती है. ठीक है, तो आई स्क्वायर आर टी, हीट प्रोड्यूस विल बी आई स्क्वायर आर टी. तो आई इज इंड्यूस एडी करंट, रेजिस्टेंस होगा मेटल का कुछ, और टी ड्यूरेशन. इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स, घर में जो पावर मीटर्स हैं, इलेक्ट्रिकल के जो मीटर होते हैं, जिससे डिस्क रोटेट होती है वो उसके अंदर, तो दैट रोटेट्स ड्यू टू द एडी करंट. अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो रोटेट होती रहती है, उससे फिर काउंटिंग होती रहती कितनी यूनिट कंज्यूम किया. एंड वन मोर एप्लीकेशन आई टोल्ड यू, किसमें बताया था, वो अपना स्पीडोमीटर ऑफ द व्हीकल्स. आजकल जो लेटेस्ट है उसमें मैकेनिकल नहीं, एडी करंट से वो स्पीड दिखाते हैं. ठीक है, these points you can just go through any 2 applications and उसकी definition and how they are reduced. ठीक है, तो ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक में दिए हुए सारे पॉइंट्स. इसमें एक और एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं आप. ये इसका जो है बहुत हैवी डैम्पिंग होती है, पता है. यहाँ पर जैसे ये एंटर होगी तो स्लो डाउन हो जाती है ये डिस्क, बहुत धीरे 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 यहाँ तक आते थे, रुक ही जाती है वो. जैसे वो हमने देखा था वो एडी करंट का. shall I show you one more video of this, then we'll end up. ठीक है, तो बड़ी वेरी वेरी हैवी डैम्पिंग. अच्छा, इसको कट कर दो ऐसे पीसेस में, ये जो डिस्क है आपकी, इसको कट कर दो तो फिर एडी करंट कम प्रोड्यूस होता है, डैम्पिंग कम होती है. इसमें हैवी डैम्पिंग होगी, यहाँ तक आते तो रुक जाता है. अगर इसमें कट कर दिए तो थोड़ा कम डैम्पिंग होती है. इट विल स्पीड इज नॉट दैट ड्रास्टिकली डिक्रीजिंग, बिकॉज मेटल कम हो गया अभी, उसमें कम एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है अभी, यहाँ पे गैप हो गया. So that's how it is reduced. And let's see video of eddy current, then we will end up. ठीक है, let us see it available.
Just 1 minute video you have shared. यहीं पर ये सब में this was there, no. ये वाला. Are you there? Yes, sir. I have a quarter and a magnet, and I also have a piece of aluminum here. Now, aluminum is a paramagnetic material, so it's very weakly attracted to a magnet. In fact, so weakly that I cannot pick up this magnet. So essentially, we think of aluminum as non-magnetic. This piece of aluminum is about 1 meter long, and I have it leaning against the wall, and the base is about 15 centimeters from the wall. I've taped a piece of pink paper against the quarter so that it can be readily visible against the piece of aluminum. So if I put it against the aluminum and let it go, it falls rapidly as you would expect because of the force of gravity. Now I've taped a piece of blue paper to the magnet, and remember the magnet was not attracted to the aluminum, so you would expect the same thing, that the magnet would fall rapidly. But what we see is that it falls fairly slowly. As the magnet is falling, the region it enters, there is now a magnetic field, and the region it's leaving, the magnetic field is disappearing. From Faraday's law, we know a changing magnetic field will induce an electric field. And if that electric field is occurring in a metal, it will induce currents. And if it's a plate like this, we refer to those as eddy currents. Now, we can use Lenz's law to qualitatively understand the direction of those eddy currents. And Lenz's law tells us the direction of current induced in a conductor by a changing magnetic field will be such that it will create a magnetic field that opposes the change that produced it. As the magnet is sliding down, let's assume the North Pole is facing the aluminum. So in the region in front of the magnet, there will be an increase in magnetic flux into the aluminum. So there will be an induced magnetic field to oppose that, and so eddy currents will start to flow in a counterclockwise direction. So remember, put the fingers of your right hand in the direction of the current flow, and your thumb will point in the direction of the magnetic field. So that will be a magnetic field coming out of the aluminum. And it will be like a North Pole pointing out. Now, in the region where the magnet is leaving, the loss of magnetic field will be opposed by currents flowing clockwise. So those will induce currents will generate a magnetic field into the aluminum. So again, if you put the fingers of your right hand in the direction of the current flow, your thumb points in the direction of the magnetic field. And so in this case, there will be a south pole pointing out. Okay, so as the magnet slides, in front of the magnet, there's a North Pole being induced, so it would repel the sliding magnet. And in the region it's leaving, there's a South Pole pointing out, which will pull on the magnet. So that's why the magnet slides slowly. It's because of the induced eddy currents. Viewing it from the side, we have the magnet that's sliding down the aluminum, and so the induced magnetic field in front of it is such that it's setting up
a magnetic field like this second magnet here. So their north poles are opposing, and behind it, the induced magnetic field is like this, where there's a south pole attracting the falling magnet. All right, ठीक है. It is over. Again, you can see the second. A place where you maybe experienced an application of this magnetic braking is a roller coaster. So in modern roller coasters, the way they stop them at the end is with this magnetic braking. All right, thank you. In roller coaster also, we use this Magnetic braking is electromagnetic braking. All right, shall I end it now? Yes, sir. Okay.